आज हम क्या करने वाले हैं, सोर्सेज। अब जो लोगों को सोर्सेज नहीं पता, टॉपिक का नाम है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज में हम करेंगे, मतलब हम जब संविधान बना रहे थे तो अलग अलग चीजें दुनिया देश के अलग अलग देशों के साथ हमने उसको उठाया है, पिक किया है, तो वो हम देखते हैं। फिलहाल संविधान में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ चीजें पिक की थी, वो बस हम देखने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक क्या हो रहा है, सोर्सेज। और सोर्सेज में भी सबसे पहला चीज क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखने का तरीका, सबसे पहले प्रश्न के अंदर उत्तर बना देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस ईयर का है, 1935। लास्ट डिजिट क्या है, 5, मतलब इसके अंदर से हमने 5 चीजें ली है। यहीं के यहीं खत्म करो। जितना ज्यादा स्पेसिफिक, अगर आपको नंबर्स पता है ना बेटा, स्पेसिफिक अगर चीज है तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, टोटल 5 चीजें हैं। याद रखने का तरीका, एक काम कर लेते हैं, याद रखने का तरीका, जी से गवर्नमेंट, जी से गवर्नर। पहले मेरे ख्याल से पहली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, जी से गवर्नमेंट और जी से गवर्नर। मतलब हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये जो पद है ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब ये हमने जो गवर्नर का पद है कौन से एक्ट से उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला चीज क्लियर हो गया। चलो एक काम करते हैं, टोटल कितनी चीजें थी, 5। मैं बोलता हूं 5वां लेटर एबीसीडी का क्या है, ई। तो अब सबसे पहली चीज ई फॉर इमरजेंसी, तो लिख लीजिएगा इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, जितनी भी चीजें इमरजेंसी से रिलेटेड हमने कहां से उठाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या 2 चीजें क्लियर हो गई। याद रखने का तरीका देखो ऐसा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यही तो है, तो जी से गवर्नमेंट, जी से गवर्नर, पहला चीज क्लियर हो गया। टोटल 5 चीज उठाई, 5वां लेटर क्या है, ई। ई से क्या आ गया, इमरजेंसी। अब मुझे बताइए ई के बाद वाला लेटर एबीसीडी में क्या आता है, एफ। सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करूंगा, हर हद से ज्यादा ऐसे ही लिखते हुए चलना है। एफ से हो जाएगा, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। अब देखो चौथी चीज भी एफ से ही आएगी, एफपीएससी, और 5वीं चीज भी एफ से ही आएगा, फेडरल कोर्ट। तो ये अब एफपीएससी के अलावा एफपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी। अब जो लोग नए हैं वो लोग बोलेंगे उड़ी बाबा, ये एफपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी क्या है, फेडरल कोर्ट क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है। बेटा बता देता हूं, एफपीएससी का मतलब है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपकी एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम होती है, पहले ये एग्जाम होती थी। जेपीएससी मतलब जॉइंट। अब हमारे भारत का सबसे बेस्ट एग्जांपल जेपीएससी का हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब दोनों मिलके जेपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एक हो जाएगा पीपीएससी, इसी को आप लोग तो एमपीएससी बोलते हो। पी मतलब क्या, पुराने जमाने में हमारे भारत को स्टेट नहीं कहा जाता था। स्टेट का सिनोनिम पता है क्या है, प्रोविंस। स्टेट का सिनोनिम लिख लो, और ये वही है, प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी को हम लोग आज क्या बोलते हैं, एसपीएससी। एस मतलब क्या, स्टेट, और स्टेट का सिनोनिम क्या है, प्रोविंस। क्लियर कट समझ में आ गया। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 सोर्सेज, अभी के अभी रफा दफा। अब अगला वाला देख लें, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। और फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं होता, एक स्टेट में और एक सेंटर में, केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है, उसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया है। फिलहाल बात कर लेते हैं, ये 5 की 5 चीजें हमने देख ली लाइन से, पक्का। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब दूसरा सोर्स देख लेते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब क्या बेटा, यूके। यूके मतलब क्या, उत्तराखंड नहीं बोलने का, ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम। नाम में ही किंगडम आ रहा है, इसका सीधा मतलब है, किंगडम मतलब क्या, राजशाही, पूरा राज्य उसका होता था, राजा का। राजा के राज्य को किंगडम कहा जाता था। अब किंगडम के लिए अब सर बोलोगे किंगडम तो तभी किंगडम कहलाएगा जब क्वीन होगी। बेटा एक बात बताना चाहूंगा, किंगडम के लिए क्वीन की जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े राज्य के अपने वो सारी चीज़ों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके एंड ब्रिटेन। कौन बताएगा क्या फर्क होता है यूके और ब्रिटेन में। अब लोगों को बोले सर बात तो एक ही हुई, यूके लिखो या ब्रिटेन लिखो या इंग्लैंड लिखो, तीनों का मतलब सेम है। हाँ बेटा एक बात बताना चाहूंगा, ब्रिटेन किंगडम अगर आ रहा है मतलब नॉर्मल सी बात है, उसमें ग्रुप ऑफ कंट्री होगी, टोटल 4 देश होते हैं, 4 देश मिलकर यूके बनता है। और वो 4 देश कौन से हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। ये 4 चीज मिलके क्या तैयार हो जाएगा, आपका यूके। अब इसमें से नदर्न आयरलैंड हटा दो, जो बच गया वो आपका ब्रिटेन। समझ में आ गया। बस फर्क क्या है, ये ग्रुप ऑफ 3 कंट्री है और ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्री है, पक्का। और इंग्लैंड बेटा तीनों जगह आ रहा है, इंग्लैंड में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, वही चीज कॉमन हो जाती है, इसलिए ब्रिटेन यूके। अब मुद्दा ये सब छोड़ दो बेटा, ये हटा दीजिए। हम क्या देख रहे थे, ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। याद रखने का तरीका, सबसे पहले ब्रिटेन में कितने लेटर है,
7, मतलब टोटल कितनी चीजें हो जाएगी? 7। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना लिया था? 5, क्योंकि लास्ट डिजिट था उसमें 5। अब ब्रिटेन में याद रखने का तरीका, लाइन से देखो, हम क्या करेंगे? BCS। अच्छा, ग्रेजुएशन में या तो लोग साइंस में बेटा मोस्टली लोग BSc करते हैं, पक्का BSc करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। तो B से ब्रिटेन, B से BSc। अब BSc का बस फुल फॉर्म याद कर लो। B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये CA है। B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाय कैमेरलिज्म। स्पेलिंग गलत आ रही है, स्पेलिंग सही कर देता हूं। ये हो जाएगा बेटा कैमेरल ISM, कैमेरलिज्म। अब मैं ना ऐसा एक और चीज, जो लोग नए बैठे हुए हैं उनको डरने का बिल्कुल नहीं है। ये जो कठिन शब्द है इसको बहुत आसान कर दूंगा जब मैं डिफाइन करूंगा। अब यहीं पर एक काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। बाय का मतलब क्या होता है बेटा? 2। बाय का मतलब क्या हुआ? 2। कैमेरल का मतलब क्या हुआ? हाउस। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 हाउस। अब 2 हाउस मिलकर पार्लियामेंट तैयार होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लिख लो, बाय कैमेरलिज्म का मतलब क्या हुआ? 2 हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। अब बात करते हैं एस से क्या आ रहा है? एस से यहां आएगा सिंगल सिटीजनशिप। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर डबल सिटीजनशिप नहीं चलती। आप किसी और देश की नागरिकता अपना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, अक्षय कुमार ब्रिटेन की, अगर उसके पास, कनाडा का है शायद, वो कनाडा की उसने सिटीजनशिप एक्वायर किया, भारत की सिटीजनशिप गई, अब वो भारत का सिटीजन नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ब्रिटेन की सिटीजन है, तो मतलब उससे इंडियन की सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप चली गई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कादर खान। कितने लोगों को पता है कादर खान? पता होगा ना, दुल्हे राजा मूवी देखे हो ना। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, कादर खान भी कनाडा के सिटीजन थे, तो उनके हाथ से इंडिया की सिटीजनशिप चली गई थी। जब उनकी डेथ हुई थी तब भी वो कनाडा के में ही थे, सारे चीज़ अपने लास्ट उन्होंने पूरे मोमेंट्स वहीं बिताए। फिलहाल बात कर लेते हैं भारत में कैसे सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। पक्का समझ में आ गया? अब यहां पर आ रहा है सी का मतलब क्या हुआ बेटा? कैग। अब जो लोग नए हैं, कैग का पहले तो फुल फॉर्म याद करो, कॉम्प्ट्रोलर। ये COMPTRO, कॉम्प्ट्रोलर, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। अब इसका काम क्या होता है? नाम में ही बेटा ऑडिटर आ गया। ऑडिट कौन करते हैं? सीए पता होगा, सीए का काम क्या है? बैंक का ऑडिट करना। तो ये मोस्टली क्या होता है, हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? कैग एक पद है जो कौन होता है? अकाउंटेंट होता है। तो आप लिख सकते हो ये गवर्नमेंट का अकाउंटेंट है। तो आज आपको एक नया पद पता चला है, जो लोग नए होंगे। अकाउंटेंट गवर्नमेंट का कौन होता है? कैग। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्ट्रोलर। याद रखिएगा, कॉम्प्ट्रोलर का मतलब क्या है? कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा मनी एंड मैनेजमेंट को। ठीक है। फिलहाल अगर BSc या BCS, जैसे भी याद करना है करो। BCS का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जो भी फुल फॉर्म लिखना है अपने हिसाब से आप लिख लो। अब बात आती है 3 + 4 ही तो बचा है। 3 चीजें अच्छे से हमने याद कर ली, अब 4 चीज बची है। नोटिस करिएगा, चारों चीज पार्लियामेंट से रिलेटेड रहने वाला है, इसलिए चौथे नंबर पे पार्लियामेंट वर्ड आ रहा है। और चारों चीजें पार्लियामेंट से ही रिलेटेड रहेगी, एटलीस्ट 3 चीजें। चलो अब देख लेते हैं। फिलहाल भारत में कौन सा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब हमारे भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही हर एक लॉ बनाएगी, कोई इंसान नहीं बनाएगा। उसी को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री अगर वर्ड आ गया है तो पार्लियामेंट का काम क्या है? अभी फिर से बता देता हूं, यहां राइट एरो मार के लिख सकते हो, लेजिस्लेशन। ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना, मतलब कानून बनाना। वर्ड ऑफ द डे, पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेट करना, मतलब देश के लिए कानून बनाना। अब लेजिस्लेशन अगर आपने लिख दिया है तो अगला वाला पॉइंट याद हो जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। बेटा सब कुछ लॉजिकली अरेंज किया गया है। और कानून अगर आ ही गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब क्या? लॉ बनाने की प्रोसीजर। और लॉ का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये लॉ अगर आ चुका है तो रूल ऑफ लॉ भी याद कर लो। मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट का काम क्या है? टू लेजिस्लेट। और लेजिस्लेट आ गया तो अगला वर्ड क्या हो गया? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। और लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ। तो अगला वाला वर्ड फिर से लॉ से रिलेटेड है, रूल ऑफ लॉ। आपको ये याद रखना है, ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, ब्रैकेट में लिख देना, इट इज अ कंसेप्ट। और इसी कंसेप्ट पर आर्टिकल 14 बेस्ड है। आर्टिकल 14, अच्छा जो लोग नए हैं, अगर आर्टिकल का मतलब नहीं पता, हमारे संविधान में बेटा टोटल 395 आर्टिकल है। कितने रूल है हमारे संविधान के अंदर? 395 आर्टिकल। आर्टिकल इज नथिंग बट अ लॉ। टोटल लॉ कितने हैं हमारे संविधान में? 395। और उसमें कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं? आर्टिकल 14।
बहुत फेमस क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? रूल ऑफ लॉ। एक और चीज, ये कंसेप्ट किसने दिया है? एक एग्जाम में पूछा गया था, एवी डाइसी, लिख लो एवी डाइसी। इंग्लिश देख लेते हैं किसकी अच्छी है। इंग्लिश कैसा चल रहा है सबका? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइसी इन इंग्लिश? हिंदी में भी बता दो। नॉट वेरी श्योर अबाउट समथिंग। हाँ, अच्छा, एक और इंग्लिश का वर्ड है। हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? एटली था। तो क्लेमेंट का मतलब क्या होता है? क्लेमेंट एटली उसका नाम था, CLAMENT, क्लेमेंट एटली। ये बेटा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था। ये भी एक अंग्रेजी वर्ड है। माइल्ड हो जाएगा या काइंड हो जाएगा? जिसका दिल बहुत बड़ा हो, क्लेमेंट। ओके, चलो ठीक है। फिलहाल लास्ट वो आप ब्रिटेन का आज आखिरी चीज है जो हमने ली थी, बस इसको हटा भी दिया ना तो भी चल जाएगा। ये वर्ड सिर्फ कठिन कर रहा है, रीट्स पावर। तो लिख लो, रीट क्या है? ये एक पावर होती है। अब मैं बताता हूँ ये याद कैसे रहेगा। इसको इंडिविजुअली याद कर लो बेटा। ऐसा जो देश जिसके अंदर रीट मिल जाए वो उसका सोर्स है। ब्रिटेन के अंदर रीट आ रहा है, तो आप याद रखना रीट पावर कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। पक्का समझ में आया? ये हमने इंडिविजुअली याद किया है और 3-3 के 2 पेयर बनाए हैं। पहला पेयर तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बी से ब्रिटेन, बी से BSc, बाइकैमरलिज्म, एस से सिंगल सिटीजनशिप, सी से कैग। उसके बाद जो 3 चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। पहला क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना। तो बेटा लेजिस्लेट का मतलब ही लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्लियर कर, समझ में आया? और आखिरी वाला जो बन जाएगा, लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ? लॉ से रिलेटेड है। और एक कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ। पक्का? रूल ऑफ लॉ किसने कंसेप्ट दिया है? एवी डाइसी ने। और वो कहाँ का था बेटा? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का बहुत फेमस ये ज्यूरिस्ट रह चुके हैं, मतलब जज रह चुके हैं। तो ठीक है, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस ज्यूरिस्ट फ्रॉम ब्रिटेन जिसने ये कंसेप्ट बनाया। अब बात कर लेते हैं, हमने 2 सोर्सेस कंप्लीट कर लिए। एक हो गया ब्रिटेन, एक हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 5 सोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 7 सोर्सेस ब्रिटेन का। तो 5 + 7 कितना हो गया? अब तक हमने 12 कर लिए हैं। बड़े मुश्किल से 37 या 38 है। अगर ये कर लोगे ना तो 12 + 7 टोटल कितना हो जाएगा? 19। मतलब आधा सोर्सेस 3 कंट्रीज में खत्म हो जाएगा, 2 कंट्री और 1 एक्ट में। चलो एक बात कर लेते हैं फिलहाल, याद कैसे रहेगा? अमेरिका में कितने लेटर है? 7। ब्रिटेन में कितने लेटर थे? 7। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सब कुछ प्रश्न के अंदर ही हम खत्म कर रहे हैं। ब्रिटेन में 7 लेटर 7 सोर्सेस, अमेरिका में 7 लेटर 7 सोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लास्ट डिजिट था 5, तो 5 सोर्सेस। चलो अगला देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड। अब मैं बताना चाहूंगा पहली चीज, प्रेसिडेंट से सीधा अमेरिका कैसे याद होगा? बेटा किसी भी देश का प्रेसिडेंट याद हो या ना हो, एक कंट्री जिसका प्रेसिडेंट हमेशा लोगों को याद होता है, इवन 5 साल पहले या पिछला प्रेसिडेंट कौन था वो भी सबको याद होगा। अभी प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले कौन था? बराक ओबामा। मैं बस यही बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट से कौन सा देश याद आता है? अमेरिका। तो बस मैं बोल रहा हूं अमेरिका का सबसे पहला वाला सोर्स क्या होगा? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का वर्ड ऑफ द डे, इंपीचमेंट का मतलब होता है बेटा दोष लगाना, आरोप लगाना। मतलब हमारे राष्ट्रपति को हम इंपीच कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, उसको सीट से निकाल सकते हैं। अब इंपीचमेंट का आर्टिकल लिख लेना 61। आर्टिकल यहीं के यहीं रट्टा मारते हुए चलो, ठीक है। अब बात करते हैं, बताओ राष्ट्रपति के अंडर में कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो बेटा क्या दोनों लॉजिकल नहीं हुए? हमने सब कुछ अरेंज बहुत लॉजिकली किया है। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आर्टिकल 63 में गिवन है, तो आर्टिकल 61 याद कर लियो, आर्टिकल 63 याद कर लियो। याद रखना आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट नहीं है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। अगर पूछा जाएगा आर्टिकल यानी प्रेसिडेंट का आर्टिकल बता दो तो वो है 52, लेकिन ये यहां मत लिखो, अलग से लिख लेना, यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्या 2 चीजें क्लियर हो चुकी है? हमने याद कैसे किया था बेटा? राष्ट्रपति कौन से देश का फेमस होता है? USA। तो पहला हो गया राष्ट्रपति, उसके अंडर कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लॉजिकल अभी तक हमने अरेंज किया है। अब मैं बोल रहा हूं अगली चीजें जो है ना वो थोड़े बोल्ड डिसीजन वाला है। अब बोल्ड डिसीजन मतलब क्या हुआ? किसी को भी नौकरी से निकाल देना यानी रिमूव करना। तो अब तीसरी चीज क्या हो रही है? रिमूव कर रहे हैं, मतलब हम नौकरी से निकाल रहे हैं किसको? जज को। अब जजेस कहां के होते हैं? 2 जगह के होते हैं, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। क्या ये समझ में आ गया? स्टार्टिंग का 3 क्लियर हो गया। USA से हमने पहली चीज क्या याद की? प्रेसिडेंट। उसके अंदर कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? बोल्ड डिसीजन।
बोल्ड डिसीजन मतलब किसी को नौकरी से निकालना। नौकरी से किसको निकाला जा रहा है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पक्का इतना समझ में आ गया? अब बताऊं मैंने हर चीज अरेंज कैसे की है। अब जज आ ही गया है, कोर्ट आ ही गया है, तो कोर्ट को क्या कहा जाता है बेटा? ज्यूडिशियरी। लिख लेना, ज्यूडिशियरी का मतलब डैश करके कोर्ट। ये वर्ड आगे काम आने वाला है क्योंकि इसके नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है? ज्यूडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट से रिलेटेड ही है। यहां से कोर्ट, थर्ड नंबर से हम कोर्ट से रिलेटेड चालू हो जाएगा, चौथे नंबर पे भी कोर्ट से रिलेटेड है, पांचवें नंबर पे भी कोर्ट से रिलेटेड है। तीसरे नंबर पे था रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? ज्यूडिशियरी, तो उसके नीचे क्या आया? ज्यूडिशियल रिव्यू। और उसके नीचे पांचवें नंबर पे है इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी, इसका मतलब क्या है? ज्यूडिशियरी मतलब क्या हो गया बेटा? कोर्ट। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? कोर्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी। और ये अच्छा एक और चीज, इसका सीधा मतलब क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं है। मैं अभी भी बताना चाहूंगा, अमेरिका में जो कोर्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उनके हाथ में बहुत पावर होता है। तो बेटा भारत में ना ये सब लिखित में चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी जाने दीजिए, अभी हम फिर कहीं और डिटेल में चले जाएंगे। फिलहाल आपको बस यही याद रखना है, थ्योरी के अनुसार हमारा जो ज्यूडिशियरी या ज्यूडिशियल सिस्टम है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। और ये हमारा सोर्स का क्या था? अमेरिका। अमेरिका से हमने ये चीज़ उठाई है। अब आपका केवल दो चीज़ बचा है। आपको पता है स्टार्टिंग का 5 लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल वे में आसानी से याद कर सकते हो। ये दो चीज़ ना बेटा आपको इंडिपेंडेंट याद करनी है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? अलग से। लॉजिकल बताता हूं, प्रीएम्बल से अमेरिका तुरंत याद आएगा। वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? अमेरिका। जिसको नहीं पता है लिख लो, दुनिया का पहला देश जिसने संविधान लिखा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का पहला किसने कराया था? यूएसए ने। अब वो तो लॉजिकल होना चाहिए। अगर दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने बनाया है तो संविधान के पहले पेज को क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल। तो लिख लीजिएगा, संविधान का पहला पेज क्या कहलाता है? प्रीएम्बल। तो लॉजिकल होना चाहिए। वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेरिका के पास है तो वर्ल्ड का पहला प्रीएम्बल किसके पास होगा? अमेरिका के पास। ये लॉजिकली आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये भी अमेरिका से तुरंत याद आना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स सुनते बरोबर अमेरिका याद आना चाहिए। कैसे याद आएगा? सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स अगर किसी कंट्री में वायलेट किए जाते हैं ना तो वो अमेरिका ही है। सबसे ज्यादा रेसिज्म कहां होता है? अमेरिका। काला गोरा बहुत होता है। आप अभी भी देख लो अमेरिका में कितने ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। फर्स्ट एंड लास्ट एक लौता आपका जो ब्लैक प्रेसिडेंट था वो कौन था? बराक ओबामा। तो सबसे ज्यादा रेसिज्म, अगर रेसिज्म हो रहा है, काला रंग भेद हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर रेसिज्म से फंडामेंटल राइट्स का क्या लेना देना? बेटा सीधा आर्टिकल 15 का वायलेशन है। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर आप लड़का हो, लड़की हो, कास्ट के बेसिस पे या रंग के बेसिस पे। पक्का समझ में आ गया? बेटा रेसिज्म बहुत बड़ा टर्म है। रेसिज्म का मतलब सिर्फ रंग भेद नहीं होता। अगर कोई इंसान मान के चलते आपको चिढ़ा के चला गया, चल बुटरी भग यहां से। बुटरी का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? वैसे बुटरी मतलब क्या? बाउनी। बहुत बार होता है। और अगर कोई लड़के को भी चिढ़ा के चला गया, बेटा गर्ल्स के साइड से भी कुछ बोल देता हूँ, किसी ने लड़कों को अगर कुछ भी बोल दिया, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा लड़कों को क्या ही बोलेंगे, लंबू। चलो जाने दो। वैसे फिलहाल बात करते हैं। हाँ, रेसिज्म में ना बेटा 4 फैक्टर होते हैं जिसको चेन फैक्टर कहा जाता है। CHEN, चेन फैक्टर। अब देखो रंग भेद तो C से कलर हो गया, H से हाइट हो गया, E से आईज हो गया, N से नोज हो गया। अगर ये चारों पे कोई आपको टिप्पणी पास कर रहा है, इसका सीधा मतलब है वो रेसिस्ट है। कोई इंसान ने अगर आपको बोल दिया चल चीनी, चाइना जैसे दिखते हैं ना वो नेपाली लोग उधर नॉर्थ ईस्ट वाले, तो ऐसा होता है कई लोगों को इधर उधर। फिलहाल बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा वायलेट कहां होते हैं? यूएसए। ये सारी चीज करनी है। एक आखिरी बार पता है, मैं रिपीट जितना करूंगा उतना आसानी से याद होगा। पहला तो 2 बेटा बहुत लॉजिकल था। पहला था प्रेसिडेंट, उसके अंडर कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब 3 चीजें तीनों कोर्ट से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला था? किसी को नौकरी से निकाल देना। रिमूवल किसको किया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। अब जज आ चुका है, कोर्ट आ चुका है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? ज्यूडिशियरी। तो आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी, और उसके नीचे आखिरी हो जाएगा ज्यूडिशियल रिव्यू। पक्का समझ में आ गया? इसी के साथ हमने 3 सोर्सेज अब तक देख चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने टोटल कितने देखे सोर्स? उसके बाद हमारा ब्रिटेन था। ब्रिटेन में कितने लेटर है? यूएसए में कितने लेटर है? मतलब अमेरिका में 7 7 7 14 और 5 19। टोटल मोटा मोटा 37 38 है। मतलब 50% सोर्सेज अभी ही खत्म हो गए।
हाईली चांसेस है आपके एग्जाम में 50% चांस, अब 50-50 हो चुका है कि आपको इसी के अंदर से आएगा। अब जो 50 बचा है बेटा वो देख लेते हैं। अगला चीज आएगी कनाडा। अब आप बोलोगे सर इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि 6 चीजें उठाए हैं। बेटा आपको लग रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं। सीए हटा दो, हिंदी में वर्ड बनेगा, क्या बनेगा? नाड़ा। नाड़ा में कितने लेटर हैं? 4। फिलहाल अभी कनाडा लिख के ना ऐसे कर देना तो हमेशा याद रहेगा। तो बेटा आपको नाड़ा के अंदर 4 लेटर है, इसके अंदर से टोटल 4 सोर्सेज हैं। अब मैं बताऊं इसमें लॉजिक क्या बैठेगा। हर किसी भी शब्द में मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। मान के चलते हैं आप एग्जाम में बैठ गए और याद ही नहीं आ रहा है कनाडा का सोर्स क्या था। बेटा सी से कनाडा, सी से सेंटर। जिस भी शब्द में सेंटर लग जाए सीधे कनाडा में जाके टिक कर दो। अब देखो सिर्फ एक छोड़ के, अब देखो 3 जगह सेंटर आ रहा है, सेंटर सेंटर सेंटर। बस ये है, इसको एक काम करते हैं, लाल परी सॉरी कलर, ये आपको याद रखना है। ये चौथा एक लौता है फिलहाल जो आपको याद रखना है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको 10 स्टार लगाओ और खींच के रट्टा मारो। अगर आपने ये रट लिया बाकी तीनों सेंटर आपको याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब जो लोग नए हैं जिनको ये शब्द से कठिनाई हो सकती है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या बेटा? अधिकार क्षेत्र, या आप याद कर सकते हो पावर भी लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उसका सीधा मतलब हुआ पावर। अब सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अब ये कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो नहीं सॉरी प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, उसी को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है। पक्का समझ में आ गया? यानी ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो एडवाइस करेगी। किसको एडवाइस करेगी? राष्ट्रपति को। यहां लिख लेना ब्रैकेट में, सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस प्रेसिडेंट। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल क्या है। कौन बताएगा? 143। पिछली बार ही मैंने बताया था, स्पेशल नंबर है 143। सबसे ज्यादा एडवाइसेस कहां एक्सचेंज होते हैं बेटा? यहीं पर। ठीक है, फिलहाल ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल देख लिया है। अब आपका बचा क्या है? सबसे कंफ्यूजिंग चीज बताऊं जो आपको आने वाले समय में होने वाला है। आज मैंने सबसे पहला सोर्स पता है क्या बताया था? जी से गवर्नमेंट, जी से गवर्नर। लेकिन बेटा वो गवर्नर का पोस्ट था। अगर आपको पूछ लिया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का सोर्स क्या है, तो आंसर होगा कनाडा। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन यहां प्रेसिडेंट वर्ड न यूज करते हुए इन्होंने क्या बोला है? सेंटर, ऑब्लिक करके प्रेसिडेंट लिख देना। तो प्रेसिडेंट किसके लिए काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यहां सेंटर लिखा गया है। पक्का? नेक्स्ट क्या है? फेडरेशन विद द सेंटर। मैंने अभी बताया था भारत में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब केंद्र में एक सरकार, राज्य में एक सरकार। तो फेडरेशन मतलब इसमें ज्यादा पावर्स किसके साथ है? सेंटर के साथ। फेडरेशन विद द सेंटर। पक्का? अब आखिरी चीज है रेसिड्यूरी पावर। ये वर्ड ऑफ द डे जिनका बेटा थोड़ा सा वीक होगा इंग्लिश, रेसिड्यूरी के मतलब बची हुई पावर। जो भी चीजें बच गई है वो पावर किसके पास रहेगी? सेंटर के पास। अब जो चीजें बच गई है इसका मतलब क्या है बेटा? संविधान के अंदर कुछ पावर्स सेंटर लिस्ट में है, कुछ पावर स्टेट लिस्ट में है, कुछ पावर कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कोई चीज तीनों लिस्ट में नहीं है, मतलब वो कौन सी पावर हो गई? बची हुई पावर। जो भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढा गया है जो कहीं पर मेंशन ही नहीं किया गया है, तो वो पावर किसके साथ हो जाएगा? सेंटर के साथ। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं, खत्म करता हूं कि हमने कनाडा से क्या याद किया है? सब में सेंटर लगेगा। इकलौता जिसमें सेंटर नहीं लग रहा है वो कौन सी पावर है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एडवाइसेस सबसे ज्यादा एक्सचेंज कहां होंगे? 143। आपको ऐसे याद रख लेना है, आर्टिकल 143 वहीं के वहीं रफा दफा। अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। अब तक हमने क्या किया है? फिर से रिपीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कितना लिया? 5, ब्रिटेन से 7, यूएसए से 7 और कनाडा से 4। 7 7 14, 4 18, 5 23। यहीं के यहीं 23 खत्म। बड़े मुश्किल से 7 7 14 15 और बचा है। ठीक है, अब क्या आने वाला है? आयरलैंड। आयरलैंड की क्रिकेट की टीम जब भी खेलेगी उसका शॉर्टकट क्या है? IRE। टोटल 3 ही यहां पर सोर्सेज होने वाला है। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आयरलैंड का शॉर्टकट क्या है? IRE। बेटा ऐसे ना डबल इन्वर्टेड कॉमा करके रखना ताकि आपको याद रहे। अब देख लेते हैं आयरलैंड से रिलेटेड। जो इंसान आयरलैंड में रहता है उसको इंग्लिश में आयरिश बोलते हैं। आयरिश इज द सिटीजन जो कहां रहते हैं? आयरलैंड में। या आयरिश एक आपका इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। जो भी इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करे उसको क्या कहा जाएगा? ही इज ईरिश भी सुना होगा। कई सारे लोग इसको ईरिश या आयरिश कहते हैं। वैसे आयरिश बोलोगे तो वो सिटीजन हो जाएगा, ईरिश मतलब चिड़चिड़ा। क्लियर? अब देख लेते हैं हमारी जो स्टोरी होने वाली है ना वो चिड़चिड़े से ही होने वाली है। आयरिश लिख के चिड़चिड़ा लिख दो।
तो फिलहाल आपको चिड़चिड़े से क्या, आप देखो चिड़चिड़ कौन करेगा, सबसे ज्यादा पुलिस वाले चिड़चिड़ करते हैं, कभी भी गाड़ी रोकेंगे चिड़चिड़ करेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट जो पुलिस वालों की होती है डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सी होती है, एसपी, सबने सुना है, इसके पहले सिर्फ डीपी लिखो, डीपीएसपी। तो बेटा एसपी वर्ड सुनते बरोबर क्या याद आएगा, चिड़चिड़ा, पक्का ना। अगर डीपीएसपी खत्म हो गया हो, ये बेस है हमारा, बेस क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस सोर्स, पहला सोर्स है कौन सा, डीपीएसपी। डीपीएसपी में बात कर रहे थे हम लोग, डीपीएसपी से ना ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, पता है इससे चिड़चिड़ कैसे याद आएगा, नॉमिनेशन का मतलब बता देता हूं जो लोग नए हैं। बेटा अगर आप भारत में पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो दो ही तरीके से बन सकते हो, या तो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो जाओगे आप लोग, या तो बिना इलेक्शन लड़े सीधे नॉमिनेट कर दिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नॉमिनेशन का मतलब होता है बिना इलेक्शन लड़े सीधा नियुक्ति हो जाना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा सचिन तेंदुलकर, रेखा सबको पता है ना, याद हो गया ना सबको अच्छे से। आयरलैंड का शॉर्टकट था IRE, 3 लेटर था, टोटल 3 चीजें थी। आयरिश मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा मतलब एसपी, चिड़चिड़ा और चिड़चिड़ लोग कब करते हैं, जब इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी वहीं से लिया गया है। आखिरी चीजें अब सोच के देखो, आपको चिड़चिड़ क्यों नहीं मचेगी, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, यानी अगर हमारे संविधान में 238 लोग राज्यसभा के सदस्य इलेक्शन लड़के बने और 12 सीट राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट करता है, तो लोगों को चिड़चिड़ नहीं होगी कि हम तो भैया इलेक्शन लड़े, आप डायरेक्ट नॉमिनेशन लगा दिए, बिना इलेक्शन के आप लोगों ने रेखा को सिलेक्ट कर लिया। माधुरी, जया सब आपको पता है कि नहीं, माधुरी दीक्षित आपको पता है बीच में नॉमिनेट करने वाले थे, वो तो चलो जैसे तैसे वो बच गए। फिलहाल माधुरी से याद आया, अगला वाला देख लेना चाहिए, ठीक है। हमने याद किया था बेटा आयरलैंड का शॉर्टकट क्या था, आयर 3। ऑस्ट्रेलिया का शॉर्टकट क्या होता है पता है ना, AUS, ऑफिशियल शॉर्टकट है ये। जब भी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम खेलती है 3 ही लेटर लिखे होते हैं, पूरा नाम कभी किसी का नहीं लिखते। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितने लेटर हो जाएंगे, 3 प्लस एक एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूं जो किसी बुक में नहीं लिखा है, वैसे तो 3 ही लिखा है आपके एम लक्ष्मीकांत में, एक एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। चलो ऑस्ट्रेलिया देख लिया जाए, ये है ऑस्ट्रेलिया, अच्छा यहां लिखा 3 है, अभी मैं एक एक्स्ट्रा बता दूंगा। सबसे पहला नाम में ही ऑस के बाद क्या आ रहा है, ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बेटा ट्रे से क्या आ जाएगा, ट्रेड। याद है ब्रिटेन के अंदर क्या था, बी के बाद क्या है, रीट, तो बेटा रीट पावर कहां से थी, ब्रिटेन के अंदर, ये याद आ रहा है ना सबको। ब्रिटेन के अंदर कौन सा वर्ड छुपा है, रीट, तो आपको याद अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं था, रीट पावर आपके एग्जाम में जब भी आएगा। तो वैसे ही बेटा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रे आ रहा है, तो ट्रे से ट्रेड एंड कॉमर्स, पहला चीज यही खत्म हो गया, पक्का प्रश्न के अंदर ही उत्तर था। दूसरा चीज देख लेते हैं, अच्छा ट्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, धंधा ना, बिजनेस। जब भी आप बिजनेस करोगे आपका अकेले का डिसीजन तो रहेगा नहीं, फैमिली में सब लोग बैठ के डिसीजन लेंगे कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और सब लोग बैठेंगे मतलब कौन सा सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, याद रखना। और जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है, 108। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो हो जाएगा बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन सी होती है, पहली लिस्ट का नाम है यूनियन, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट, और तीसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में बेटा केंद्र सरकार की पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट की सरकार का पावर है, और कॉन्करेंट मतलब ऐसी चीज है जिसमें दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉन्करेंट लिस्ट का एक पार्ट बता देता हूं, एजुकेशन। लिख लो, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, पता है क्वेश्चन क्या पूछता है, एजुकेशन कौन से लिस्ट में मेंशन किया गया है, आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, पक्का। जैसे आपने देखा होगा स्टेट बोर्ड भी होता है, CBSE भी होता है, जिसमें दोनों सरकार अपना मिलकर डिसीजन लेती है, पक्का। इवन और एक हो गया एजुकेशन के अलावा, एक और लिख लो, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसी पर्टिकुलर एक केंद्र सरकार रूल नहीं बनाती, राज्य सरकार भी नियम बनाती है, केंद्र सरकार अपने नियम अलग से बनाती है, इसलिए उसको कॉन्करेंट में रखा गया है। एक और बहुत फेमस होता है डाइवोर्स या सिविल सूट्स, ये सब कुछ वहीं उसी का पार्ट हो जाएगा, कॉन्करेंट वगैरह का। चलो अगला देख लेते हैं। एक चीज़ और होएगी, 3 के अलावा बेटा आपका यहाँ था लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द प्रीएम्बल। आपको पता है ये किसी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, ये एक बार CDS के एग्जाम में पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हैंड पिक करके लाया हूँ, इसको 10 स्टार लगा दो। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, फिलहाल आपको याद रखना चाहिए। मतलब प्रीएम्बल को जिस तरीके से लिखा गया है, प्रीएम्बल का सोर्स क्या था, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रीएम्बल भी वहीं रहेगा, लेकिन जिस प्रीएम्बल को जिस तरीके से लिखा गया है उसका लैंग्वेज कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब आएगा आपका साउथ अफ्रीका। लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है, साउथ अफ्रीका। टोटल 2 लेटर, 2 चीजें आपके सामने हैं, लिख लीजिए। एक हो जाएगा, अच्छा अमेंडमेंट लिखने का तरीका क्या था, AM डॉट,
तो 2 लेटर, और ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको 2 लेटर में लिखते हैं? साउथ अफ्रीका, ऐसे लिख देना। अमेंडमेंट का सोर्स हो जाएगा साउथ अफ्रीका। आपकी मेमोरी अभी बता रहा हूं, अभी के अभी ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। और एक आखिरी चीज हो जाएगा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अच्छा, एक था नॉमिनेशन, याद आया? राज्यसभा का एक सोर्स है नॉमिनेशन का, एक सोर्स है इलेक्शन का। यहीं के यहीं आप लोग डिफरेंशिएट कर लो। बताता हूं इलेक्शन से कैसे साउथ अफ्रीका याद आएगा। अब इलेक्शन लड़ने के लिए धूप में जाना पड़ेगा। धूप में क्या हो जाएंगे बेटा हम? टैनिंग आएगी। टैनिंग मतलब काला, काला मतलब सीधा बिना रेसिज्म वाली ट्रिक है ये ट्रिक में आ रहा है, बाकी तो हम लोग ठीक है। ये अगर हो गया होगा आगे बढ़ेंगे। नॉमिनेशन से आयरलैंड कैसे याद आएगा? नाम में ही नो है। नॉमिनेशन मतलब डायरेक्ट इलेक्ट करना, उससे चिड़चिड़ा होगा, आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? बढ़े आगे। अब आएगा आपका फ्रांस। चलिए देख लेते हैं। फ्रांस के टोटल 3 सोर्सेज यहां पर है। रिपब्लिकन सिस्टम। अच्छा, रिपब्लिकन सिस्टम मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा? हमारा इंडिया रिपब्लिकन कंट्री है, पता है? रिपब्लिक स्टेट या रिपब्लिक कंट्री किसे कहा जाता है? जिस देश में बेटा इलेक्शन होते हैं, जिस देश का द हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड पर्सन, जिस भी देश में इलेक्शन हो रहा है फेयरली, उसी देश को क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक। तो रिपब्लिकन सिस्टम हमने कहां से लिया है? फ्रांस। ठीक है। इसके अलावा बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ, ये 3 सोर्स नहीं, ये LEF, ये 3 वर्ड है। लिख लो 3 वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। LEF लिखने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं बताऊं ये याद कैसे रहेगा बेटा? लास्ट वर्ड क्या है? फ्रेटर्निटी। F से फ्रेटर्निटी, F से फ्रांस। बस ये याद रखो। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसको 10 स्टार लगा लेना। ये 3 शब्द कहां यूज किए गए हैं? प्रीएम्बल में। तो ये प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे बेटा। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। कौन से ईयर में? 1976 में। आज तक प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, अभी बता दिया। लिख लीजिएगा, प्रीएम्बल अमेंडेड ओनली 1 टाइम। और जो अमेंड किए थे, जो लोग नए हैं, अमेंड का मतलब नहीं पता। अमेंड का मतलब होता है बेटा संशोधन करना, चेंज करना। तो प्रीएम्बल को आज तक एक बार चेंज किया गया है। और जब हमने चेंज किया था, कौन से वर्ड ऐड किए थे? 3 वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर? अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। अच्छा, 2-2 वाले हमने बैक टू बैक देखे। फ्रांस में कितना हो गया? 2। और साउथ अफ्रीका में कितना हो गया? 2। और उसके पहले किसके पास था? 2 और था क्या? 2। अच्छा, 2 ही देखे ना अभी। चलो अगला देख लेते हैं। अब आएगा रशिया। चलो रशिया से देख लेते हैं फिलहाल। रशिया में याद रखना आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। मतलब प्रीएम्बल के अंदर ये जो जस्टिस वर्ड है, ये पहले से हमने वो जस्टिस का सोर्स क्या था? रशिया। अब जस्टिस पता है प्रीएम्बल में 3 तरह की दी हुई है। मतलब न्याय, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में 3 तरीके का न्याय मेंशन किया गया है। और वो 3 तरीके का न्याय लिख लो, ये है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जस्टिस कितने तरह के? 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब समाज, सोशल मतलब क्या? समाज। इकोनॉमिक मतलब क्या बेटा? अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है फाइनेंशियली या कुछ भी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पक्का समझ में आया? ये 3 तरह के जस्टिस मेंशन किए गए हैं आपके संविधान के अंदर। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, तो आपको पता है यहाँ घर लेके क्या जाना है? ये जस्टिस। जस्टिस से सीधा रशिया याद आना चाहिए। और जस्टिस से रशिया कैसे याद आएगा? आप बता रहा हूँ। जब भी भारत को जस्टिस अगर पूरे दुनिया में कोई कंट्री ने डिलीवर किया है, वो रशिया ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कारगिल का जब युद्ध चल रहा था, हमारे पास आर्म्स एंड एमिनेशंस की जब कमी पड़ गई थी, दुनिया में एक ही देश था जिसने हमको आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई किया था। वो कौन था? रशिया। जब भी हमको वॉर में जरूरत पड़ती है, दुनिया में एक ही आदमी खड़ा होता है, और वो कौन होता है? रशिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग जिनकी 56 इंच की छाती है, अब यहाँ मैं तो कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उन लोगों ने, रशिया हमको सस्ते में ऑयल देने को तैयार है, लेकिन हम नहीं लेंगे। हम अपना ऑयल आप लोगों से वसूल करेंगे। आपको पता है कि नहीं, भारत को 55 रुपए लीटर में ऑयल मिल जाता है। सिर्फ आपको 110-11 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहाँ पर सरचार्ज लगाएंगे, जो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, जो उस पर अलग अलग अपना टैक्स टूक्स मिला के वो 80 रुपये 90 रुपये में कर देते हैं। बाकी कंपनी अपना खुद कमा लेती है। आपको पता है ना, ये सारे लोगों ने मेरे ख्याल से इतना सब जानते होंगे कि हमसे ऑयल कौन खरीदता है? भूटान। और भूटान 56 रुपये 57 रुपये लीटर में ऑयल डिलीवर कर देता है। वो उसमें भी मुनाफा कमा लेता है, सारी चीज़ कर लेता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देख लेते हैं। 2 ही चीज़ आपको रशिया से याद रखना है। एक हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी और दूसरा हो जाएगा आइडियल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस से तो मैंने हमेशा बता दिया, जस्टिस की जब भी जरूरत पड़ी है कौन सा देश आया है? रशिया। एक और चीज लिखो, हालांकि वो संविधान में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, 5 ईयर प्लानिंग। लिख लीजिएगा, ये 5 ईयर प्लानिंग का सोर्स क्या है? हम पता है ना, पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, तो वो भी हमने रशिया से उठाया था।
ठीक है, रशिया ऑप्शन में जरूरी नहीं है हो, यूएसएसआर होगा, ब्रैकेट में यूएसएसआर लिख लेना फिलहाल। ठीक है, रशिया का शॉर्टकट क्या हो जाता है, आपने देखा होगा रूस बोलते हैं इसको, रूस में 3 लेटर, और यहां से भी आप बोल सकते हो 3 चीजें उठाया है टोटल। ठीक है, अगला देख ले। अब आएगा जापान। बेटा जापान में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एकलौता चीज, बहुत ही सिंपल और साधा कंट्री होता है जापान। आपको पता होगा वर्ल्ड की वन ऑफ द ऐसी कंट्री जहां के लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। यहां देखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, गलत है, हाँ सही तो है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। मुझे लगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो नहीं आ गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहां था, ब्रिटेन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहीं के यहीं सब लोग गड़बड़ करने वाले हैं, अभी की अभी टेस्ट होने वाली है। अच्छा, आपको पता है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब क्या है? एक काम करो, ये जो कंसेप्ट है लिख लो, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। अब तो आसान हो गया हमारा आर्टिकल 21। अब जो लोग नए हैं, आर्टिकल 21 बेटा आपका जीने का हक कोई छीन नहीं सकता, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आपका जो वैसे भी आर्टिकल 21 न्यूज में चल रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं इस बार का सबसे कठिन, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आर्टिकल 21 पे पूछेगा कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, आंसर होगा ये। या इस बार ये वाला सोर्सेज आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, रीजन बताता हूं क्या है। भारत में पहली बार यूथेनेशिया अलाउड इसी साल तो किया गया था। कौन सा व्यक्ति था वो 4-5-14 साल से जो कोमा में था? हाँ बेटा, हरीश राणा, लिख लीजिएगा, ये हरीश राणा ये भारत का पहला व्यक्ति है जिसको यूथेनेशिया अलाउड किया गया है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अगर आप इच्छा मृत्यु मतलब अगर आप बेटा अच्छे से जी नहीं सकते, 14 साल से कोमा में था, वैसे भी सब कुछ जगहों पे हो रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया, मार दीजिए। बट याद रखिएगा, मार दीजिए मतलब कैसे, 2 तरह का यूथेनेशिया होता है, एक होता है बेटा एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। भारत में केवल पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब इंजेक्शन देना और उसको मार देना। हाँ, भारत में ऐसी चीजें नहीं चलती। भारत में अगर किसी इंसान को मारना है तो उन्होंने बोला एक काम करो, लाइफ सपोर्ट हटा दीजिए, कि उसको किसी भी सोर्स से अपने आप वो धीरे से डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा? नहीं तो इच्छा मृत्यु ले काट रहे बेटा, ऐसे नहीं है। समझ में आया कि नहीं? फिलहाल याद रखना है, पैसिव यूथेनेशिया भारत में अलाउड होता है। डन, समझ में आया? अब मैं बताना चाहूंगा ये पैसिव यूथेनेशिया के अंदर आर्टिकल 21 से क्या लेने देना है। आर्टिकल 21 कहता था जीने का हक, लेकिन उसको मरने का हक दे दिए। इसका सीधा मतलब है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट टू डाई, राइट टू डाई आर्टिकल कौन से भारत के अंदर कवर होगा? 21 के अंदर अब कवर हो रहा है इनडायरेक्टली, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। आप लोग अब मर भी पूरी डिग्निटी। ये द हिंदू के एडिटोरियल के कॉलम का सीधा सीधा आर्टिकल था। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और सब पता नहीं चलता, बोले राइट टू लाइफ की बात आर्टिकल 21 में की है। यहां तो आर्टिकल 21 बिल्कुल नहीं हो सकता, आंसर वही था बेटा। ठीक है, फिलहाल याद रखना है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के साथ साथ क्या कवर हो रहा है अब? राइट टू डाई विथ डिग्निटी, पूरी मर्यादा के साथ, पूरी इज्जत के साथ मरने का हक आर्टिकल 21 आपको दे रहा है। और यहां पर राइट टू लाइफ, याद राइट टू लीव, राइट टू लीव विथ डिग्निटी था, ये मर्यादा के साथ जीने का हक। वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, सर ये आर्टिकल 21 इस पे कैसे बेस्ड है, आप इंप्लीमेंट करके बताओ ना, ये क्या है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ? किसी ने पूछा नहीं, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो। कौन बताएगा मुझे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और आर्टिकल 21 का लेना देना क्या है? देखो यहां लिखा क्या गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। वैसे आपका पहले आर्टिकल 21 क्या था? जीने का हक, जो कोई छीन नहीं सकता था। इसका सीधा मतलब है, कटघरे में अगर कोई गुनेगार खड़ा है, बोलेगा सर इतना आर्टिकल मला मत मांगता है कि आर्टिकल 21 में कहा है जीने का हक, आप मुझे मार नहीं सकते। तो वहां पर आपको पता है इस कंसेप्ट में क्या लिखा गया है? आपको जीने का हक है, लेकिन प्रोसीजर के साथ, जो कि लॉ एस्टेब्लिश करता है। मतलब एक प्रोसीजर होगी तभी आपको जीने का हक है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, काय का जीने का हक? मतलब लॉ में कहा गया है अगर आप मर्डर करोगे तो जीने का हक अप्लाई नहीं होगा। तो जीने का हक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। समझ में आया? अब आपको जीने का जो हक है वो इस कंसेप्ट पर है, किसी का मर्डर करोगे तो जीने का हक छीन लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब आएगा जर्मनी। बेटा अब सब कुछ एक एक वाला है। जापान सिर्फ एक सोर्स था। अब जर्मनी, बेटा जर्मनी किसके लिए जाना जाता है? वॉर के लिए। और वॉर जब भी लगेगा तब क्या, जब भी वॉर होगा तब कौन सी क्या लगाया जाता है? इमरजेंसी। मतलब इसका सीधा रिलेशन इमरजेंसी से है। अब इमरजेंसी वर्ड तो आना है, लेकिन बेटा इमरजेंसी प्रोविजन तो हमने कहां से लिया था? किसी को याद ही नहीं आ पा रहा है क्या? एक मिनट
हाथ खड़ा करो, इमरजेंसी प्रोविजन कौन मुझे बताएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखने का तरीका बेटा 5 चीजें लिए थे, 5वां लेटर ई है, यही तरीका था। अब एक काम करते हैं, इमरजेंसी तो इमरजेंसी से रिलेटेड है, इमरजेंसी नहीं है। जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, इमरजेंसी के टाइम पे आपका फंडामेंटल राइट लिखने का तरीका ये होना चाहिए। इमरजेंसी जब भी डिक्लेयर किया जाएगा, फंडामेंटल राइट खत्म। तो ये सोर्स जो है हमने जर्मनी से लिए। जब भी आपातकालीन लगेगा, आपातकाल पता है ना, इमरजेंसी को हिंदी में बोलते हैं। जब भी भारत में आपातकाल लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी, उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। ये सोर्स हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। क्लियर? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है।